हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। हमारी टीम स्टडी फंडा की तरफ से CDS-1 2023 एंड FCAT-1 2023 एस्पिरेंट्स के लिए एक फ्री सीरीज लॉन्च की गई है। इस वाले वीडियो में मैं आपके साथ ज्योग्राफी डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए दो वीडियोस बना दी है, तो आप उसे देख सकते हैं। ये एक कंप्लीटली नया टॉपिक है, तो अगर आप इस वीडियो से भी देख रहे हैं तो आप कंटिन्यू करें, आपको समझ आएगा। इस वाले वीडियो में हम एटमॉस्फेयर के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अब इस वाले चैप्टर में मैं आपके साथ क्या क्या चीजें डिस्कस करूंगा, हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। एग्जैक्टली एटमॉस्फेयर जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसके लिए ये वीडियो है, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है, वो होता क्या है, पहले वो देखेंगे, वो जानेंगे। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि ठीक है सर, एटमॉस्फेयर तो समझ आ गया, अब ये बताइए एटमॉस्फेयर किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो वो जानेंगे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है। देन सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन क्या होता है, क्या क्या चीजें वेरिएबल्स होती हैं सोलर रेडिएशन में, जिनसे सोलर रेडिएशन पर कम या ज्यादा होता है। हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर हमारा किस वे से हीट होता है। प्रोसेस ऑफ हीटिंग, कौन कौन से डिफरेंट प्रोसेसेस हैं एटमॉस्फेयर को हीट करने के लिए। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, देन एल्बिडो। उसके बाद फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारे अर्थ पे जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वो जानेंगे। और लास्ट में इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है ये लेक्चर, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर होता क्या है। तो एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ गैस और लेयर्स ऑफ गैस दैट एनवेलप अ प्लैनेट एंड हेल्ड इन द प्लेस बाय द ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेटरी बॉडी। ओके, ये तो डेफिनेशन हो गई। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो, एटमॉस्फेयर जो होता है, इट इज अ लेयर ऑफ गैस, या तो गैस की या गैसेस की, कई सारे डिफरेंट गैसेस की लेयर होती है किसी भी प्लैनेट के बाहर। ठीक है, अगर मान लीजिए ये अर्थ है हमारा, ठीक है, तो इसके ऊपर जो गैसेस की लेयर्स हैं, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर जो है, ये बंधा हुआ इसलिए है ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेटरी बॉडी। जिस प्लैनेटरी बॉडी की ग्रेविटी ज्यादा होगी, वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखेगा, वो उन गैसेस को होल्ड करके रखेगा, नहीं तो वो गैसेस आउटर स्पेस में निकल जाएंगी। समझ आया एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैस और लेयर्स ऑफ गैसेस, मतलब या तो किसी एक गैस के लेयर को या कई सारे गैसेस के लेयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, ये अपने पोजीशन पे क्यों होता है, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेटरी बॉडी। उस प्लैनेटरी बॉडी के ग्रेविटी की वजह से ये अपने पोजीशन पे होता है। समझ आया, चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ये कुछ गैसेस मिलती हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टो, जेनॉन एंड हाइड्रोजन। इसमें मेजर सबसे इंपॉर्टेंट गैस है आपकी नाइट्रोजन, जो कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलती है, दैट इज 78%। हमारे एटमॉस्फेयर का 78% हिस्सा नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन, ये सेकंड आपकी सबसे बड़ी गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि अराउंड 20% आपका कॉन्स्टिट्यूट करती है एटमॉस्फेयर में। देन आर्गन, जो कि 0.93%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, 0.036%। तो ये हैं आपकी कुछ मेजर गैसेस। ऑल्दो ये सारे गैसेस प्रेजेंट है, लेकिन मेजरली हम इन गैसेस को कंसिडर करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जो है, वो 78% सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। तो इस पॉइंट को याद रखना, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस देखते हैं। जैसे सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, इसकी एक बड़ी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये हमारी CO2, ये जो है,
ये ऊपर से जो सोलर रेडिएशन आती है, जो सन से, देखो, सपोज करो ये सन है हमारे, ठीक है। यहां से जो सोलर रेडिएशन आती है, ये उनको आने तो देता है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब जब सोलर रेडिएशन आती है उसके लिए ट्रांसपेरेंट है, वो आ सकती है। लेकिन जब सोलर रेडिएशन टकरा के वापस जाती है, और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, CO2 जो होता है ओपेक हो जाता है। मतलब ऊपर से आएगा, एकदम सही से आएगा, लेकिन जब नीचे से टकरा के वापस जाएगा, या जब अर्थ उसको रेडिएट करेगा, रेडिएट बैक करेगा, तब भाई साहब हमारे ओपेक हो जाता है, और उन हीट, उस हीट को कैप्चर कर लेते हैं। इसी वजह से, इसी वजह से आपकी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का रीजन यही है कि ऊपर से जो सोलर रेडिएशन आ रहा है उसको तो आने देता है, लेकिन जब अर्थ रेडिएट बैक करती है उस हीट को, तो उसको पकड़ लेता है। ठीक है। अगला है ओजोन। तो ओजोन जो है, ये आपका 10 to 50 किलोमीटर ऑफ द अर्थ में मिलता है। मतलब आपके अर्थ के आपके अर्थ के सरफेस से 10 से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस में ओजोन लेयर मिलता है। ये कहाँ मिलता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। अगर कोई पूछे कि आपका ओजोन कौन से लेयर में मिलता है, तो आप कहोगे सर स्ट्रेटोस्फेयर। अभी स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, ये अभी आप याद कर लो, आने आगे वाली स्लाइड्स में मैं आपको इसे डिटेल में समझाऊंगा। अच्छा, ओजोन की एक बहुत खास प्रॉपर्टी है, क्या है? कि इट एब्जॉर्ब्स यूवी रेज। ओजोन जो है, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती है, जो हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए हार्मफुल होती है, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको आने नहीं देता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ओजोन की। अगला वाटर वेपर। वाटर वेपर आपका ट्रॉपिकल रीजन में 4%, आपके एटमॉस्फेयर में अराउंड 4% हिस्सा तक इस वाटर वेपर का होता है। वहीं पोल्स और डेजर्ट के रीजन में ये केवल 1% होता है। ऐसा क्यों, सोच सकते हो आप? देखो, ये ट्रॉपिकल रीजन में आपका ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पोल्स और डेजर्ट। यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में कन्वेक्शनल करंट काफी ज्यादा होता है। ठीक है। कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है, जिस वजह से वाटर वेपर जो है आपके एटमॉस्फेयर सराउंडिंग में, वो काफी ज्यादा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। वहीं पोल्स और डेजर्ट में कन्वेक्शन करंट नहीं होता है, उस वजह से वहां पे क्या कहते हैं, वाटर वेपर का जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में, वो सिर्फ 1% है। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को डाउट होगा कि सर ये कन्वेक्शन करंट जो आप कह रहे हो, जो आप हमें कह रहे हो कन्वेक्शन करंट, ये क्या होता है? तो देखो, ये हम अगला लेक्चर जब होगा तब, और इस लेक्चर में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन अगला लेक्चर जब पढ़ेंगे तब आपको और डिटेल में समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन क्या है, एटमॉस्फेयर किन किन चीजों से मिलकर बना है। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। कि ठीक है सर, आपने बता दिया एटमॉस्फेयर क्या होता है, वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, लेकिन अब उसका स्ट्रक्चर बताइए कि वो दिखता कैसा है। ठीक है। तो देखो, एटमॉस्फेयर में आपके कई सारे लेयर्स होते हैं। मेनी डिफरेंट लेयर्स आर प्रेजेंट। जो गैसेस एनवेलप है, उसको हमने कई सारे लेयर्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आपका आता है ट्रोपोस्फेयर। फिर फिर आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, और ऐसे करके अलग अलग काफी लेयर इसमें है, जो हम अभी आने वाली स्लाइड्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला, जो सबसे लोएस्ट लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर, उसको डिस्कस करते हैं। इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रोपोस्फेयर होता है, ये सबसे नीचे की लेयर होती है। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर की जो एवरेज हाइट है, ये अराउंड 13 किलोमीटर है। ठीक है। ये हाइट आपकी 8 किलोमीटर है पोल्स के रीजन में, और अराउंड 18 किलोमीटर है इक्वेटर के रीजन में। वो एवरेज हाइट हम अगर इसको देखेंगे तो 13 किलोमीटर आता है। मतलब ये कि ट्रोपोस्फेयर जो आपके पोल्स के रीजन में है, वहां पे केवल ये 8 किलोमीटर की
चौड़ाई तक। लेकिन वहीं इक्वेटर में क्यों, इक्वेटर में 18 किलोमीटर है, ऐसा क्यों है? ड्यू टू कन्वेंशनल करंट, कन्वेक्शनल करंट, नल करंट की वजह से ये इक्वेटर, इक्वेटर रीजन में 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है। इसको याद करना ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी एवरेज हाइट कितनी है, ये पोल्स पर कितना है और इक्वेटर पे कितना है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकता है आपके लिए। ठीक है, ये बहुत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनफैक्ट ये जो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स आप लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा या इसको याद करिएगा। कई बार आप 4-5 बार वीडियोस देख लें तो आपको और याद हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो बैक टू द टॉपिक। ये जो है सारे क्लाइमेटिक, ऑल क्लाइमेटिक एंड वेदर चेंजेस टेक्स प्लेस इन दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो भी क्लाइमेटिक और वेदर में जो तब्दीलियां होती हैं, वो सारे चीजें इसी लेयर में होता है। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि ऑल क्लाइमेटिक एंड वेदर चेंजेस, जो भी चाहे बरसात हो रही हो, ठंडे स्टॉर्म हो रहा हो, बिजली कड़क रही हो, कुछ भी हो रहा हो, वो सब इसी लेयर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट। ट्रोपोस्फेयर में जैसे ही आप ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, इस डिक्रीज को हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब कि जैसे ही आप सरफेस से ऊपर जाओगे, आपका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। अब ये किस रेशियो में डिक्रीज होता है? तो हर 165 मीटर की हाइट पे 1 डिग्री टेम्परेचर कम होगा। तभी जब आप हिली रीजन्स में जाते हो, जब आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हो प्लेन्स के कंपैरिजन में, तो आपको ठंडा सा लगता है। ठीक है, ड्यू टू नॉर्मल लैप्स रेट एंड ड्यू टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट की वजह से। और ये मत सोचना कि ये पॉइंट की वजह से वो ठंडा होता है, नहीं, वो ठंडा है इसलिए ये मैंने पॉइंट लिखा है। ओके, अगला देखो, ट्रोपोपॉज इज अ जोन दैट सेपरेट ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। देखो, ये जो आपका ट्रोप, चलो मैं यहाँ पे केवल 2 लेयर बताता हूँ आपको, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, और ये आपका ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो आपस में डिवाइड करता है उसे कहते हैं हम ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज एक बीच में लेयर आती है जो कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को डिवाइड करती है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर यहाँ पे बहुत बहुत डिक्रीज करता है, अराउंड -80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है स्ट्रेटोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर की लेयर है उसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है, जस्ट अ मोमेंट, जो आपके स्ट्रेटोस्फेयर है, इट इज द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आएगा आपका, क्या आएगा? ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इट इज जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर एंड एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। आपका जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, ये पॉइंट लिख लेना, ये अप टू 10 किलोमीटर हाइट तक होता है। ठीक है, 10 किलोमीटर की हाइट तक होता है। वहीं जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, ये 10 to 50 किलोमीटर की हाइट तक का जो लेयर है उसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, दिस लेयर कंटेन्स ओजोन। ये जो लेयर है इसमें ओजोन, ओजोन लेयर होती है। ठीक है, जो कि एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फ्रॉम सन एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम दैट अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है, द यूवी रेडिएशन जो कि हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि ये जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करती है। अच्छा, अब जब वो इसको एब्जॉर्ब करती है तो वो उसको ब्रेक करके हीट में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, जो ओजोन लेयर ने यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, तो उसे एब्जॉर्ब करके ये थोड़ी ना कि इकट्ठा करके रखा हुआ है, नहीं,
उसको हीट में चेंज कर देता है। दैट इज वाई स्ट्रेटोस्फेयर गेट्स वार्मर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। तभी जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो गर्म होता रहता है। हमने क्या पढ़ा था कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो वो ठंडा होता रहता है। हर 165 मीटर के आप जैसे ही ऑल्टीट्यूड चढ़ोगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होगा। पढ़ा था हमने। बट यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में उल्टा होता है। यहाँ पे जैसे ही आप हाइट पे जाओगे टेम्परेचर भी आपका बढ़ेगा। क्या होगा? जैसे ही आप हाइट पे जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि भाई इसमें है ओजोन लेयर प्रेजेंट। अब ओजोन लेयर का फंक्शन है कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कैप्चर करता है। अब उसने कैप्चर किया और उसको हीट में चेंज कर देता है। ठीक है। ओके। वेदर रिलेटेड फिनोमिना आर एब्सेंट इन दिस लेयर। जो भी आपके वेदर रिलेटेड फिनोमिनाज हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि ट्रोपोस्फेयर में सारे वेदर रिलेटेड फिनोमिना होते हैं, जैसे बादल कड़कना, बिजली, वो लाइटनिंग होना, ठंडे स्टॉर्म होना, रेन, ये सब आपका स्ट्रेटोस्फेयर में एब्सेंट होता है। दैट इज वाई एरोप्लेन्स फ्लाई इन द स्ट्रेटोस्फेयर विद स्मूथ राइड। तभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को स्टार मार्क में कर देता हूँ। इसको ध्यान से सुनो। आपका वेदर रिलेटेड फिनोमिना जो भी है, जो भी आपका वेदर रिलेटेड फिनोमिना है, लाइक थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, रेन, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वो इस लेयर में एब्सेंट होता है। अब वो एब्सेंट होता है तो ये बड़ा ही मतलब स्मूथ सी लेयर होती है। दैट इज वाई एरोप्लेन्स जो होता है आपका, ये स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करता है। अच्छा, आपने ना कुछ कुछ मूवीज में देखा होगा या कहीं, अच्छा जैसे मैं आपको ना एक वो इंसिडेंट शेयर करता हूँ। अगर आप लोगों ने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी है, तो आपको याद है कि जब मिल्खा सिंह जी फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे एरोप्लेन में बैठ के, तो वो और उनके दोस्त साथ में बैठे थे। तो वो, उनको डर लग रहा था कि यार ये तो बादलों के ऊपर चला रहा है प्लेन, और यहाँ से तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो भाई साहब स्ट्रेटोस्फेयर में प्लेन उड़ा रहा था। स्ट्रेटोस्फेयर तो में कोई भी आपका वेदर रिलेटेड फिनोमिना होता नहीं है। जो भी बादल वगैरह होता है वो नीचे होते हैं। तभी आपका प्लेन, वो उनको लग रहा था कि हम तो यार बादलों के ऊपर जा रहे हैं, कुछ दिख रहा ही नहीं है ना? तो ये होता है। अब स्ट्रेटोपॉज जो है, ये जो है, इट्स इट्स सेपरेट स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम मीजोस्फेयर। अब मैंने आपको बताया था स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मीजोस्फेयर लेयर आती है। उसको जो बीच में डिवाइड करता है स्ट्रेटोस्फेयर को और मीजोस्फेयर को, या आपका स्ट्रेटोस्फेयर है या आपका मीजोस्फेयर है, इसको जो बीच में डिवाइड करता है उसे कहते हैं हम स्ट्रेटोपॉज। ठीक है। ये एक छोटी सी बीच में लेयर होती है या बाउंड्री होती है जो कि आपके स्ट्रेटोस्फेयर को मीजोस्फेयर से डिवाइड करते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ओके, जस्ट अ मोमेंट। अगला है हमारा मीजोस्फेयर। अगला एटमॉस्फेरिक लेयर जो है वो है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर जो है ये आपका थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर का। पहला ट्रोपोस्फेयर था, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर है, तीसरा मीजोस्फेयर है। मीजोस्फेयर जो है ये 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर के विड्थ तक में मिलता है। मैंने आपको बताया था ना, ट्रोपोस्फेयर अप टू 10, स्ट्रेटोस्फेयर 10 to 50, मीजोस्फेयर 50 to 80। ये अप टू 80 किलोमीटर के विड्थ तक फैला हुआ है। इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। इस लेयर में जैसे ही आप ऊपर जाते रहते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और वो डिक्रीज कहाँ तक हो सकता है? -100 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे ही आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी मीटरॉइड्स होते हैं, ठीक है, जो भी वो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं मीटरॉइड्स, वो जो पत्थर स्पेस में घूमते रहते हैं, वो जब अर्थ की तरफ आते हैं तो इस लेयर में वो बर्न हो जाते हैं। ठीक है। जो आउटर स्पेस से जो भी मीटरॉइड्स वगैरह हमारे अर्थ के लेयर में एंटर होते हैं, वो आपके मीजोस्फेयर में आके बर्न हो जाते हैं। ठीक है। अपर लिमिट ऑफ इट्स अपर लिमिट इज मीजोपॉज। मतलब जैसे ही हमने सब में पढ़ा था
कि मीजोस्फेयर, ठीक है, ये अपना नीचे क्या है, मीजोस्फेयर है, मीजोस्फेयर के ऊपर आता है थर्मोस्फेयर, ठीक है। इन दोनों को जो डिवाइड करता है उसे मीजो, मैं इधर लिख देता हूँ, मीजो पॉज कहते हैं। मीजो पॉज जो है ये इन दोनों को डिवाइड करता है। ओके, समझ आया आपको? चारों लेयर अभी तक हमने, तीनों लेयर जो अभी तक हमने पढ़ा है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला लेयर है हमारा थर्मोस्फेयर। द आइनोस्फेयर लाइज विद इन द थर्मोस्फेयर। देखो थर्मोस्फेयर में हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, इसके नीचे की लेयर को हम कहते हैं आइनोस्फेयर और ऊपर को एग्जोस्फेयर, ठीक है। और ये दोनों को कंबाइनली हम थर्मोस्फेयर भी कह देते हैं। ओके, ये जो है 42, ओ सॉरी, 82 400 किलोमीटर की विड्थ में लाई करता है, ठीक है। इस लेयर में सारे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, आयंस इस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। इस लेयर में, आइनोस्फेयर में, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, जिसको आयंस भी कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पे जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, उस वजह से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेडियो वेव्स जो हम ट्रांसमिट करते हैं अर्थ से, वो इस लेयर से टकरा के वापस आ जाती है। जो भी आपका कनेक्शन होता है, जो आपका डिश टीवी भी जो काम करता है, वो इस लेयर से ही अपनी, क्या कहते हैं, रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक करता है, ठीक है। सैटेलाइट्स ऑर्बिट इन द अपर पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर। ये जो थर्मोस्फेयर के ऊपरी पार्ट में आपका सैटेलाइट वगैरह रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इतना ही था थर्मोस्फेयर में। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें सर, इसमें आपके होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। इन आयंस का काम क्या है? इट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टू दी अर्थ। समझ आया? एक बार चलो रिकैप करते हैं, ठीक है, इस डायग्राम से। इस डायग्राम से हम रिकैप करेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा। देखो जी, हमने पढ़ा था सबसे पहला लेयर होता है आपका ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, इट इज द लोएस्ट लेयर। यहाँ पे आपके सारे वेदर फिनोमेना, वेदर एक्टिविटीज होते हैं, पढ़ा था हमने, ठीक है। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि जैसे ही हम ऑल्टीट्यूड में ऊपर जाते रहते हैं ट्रोपोस्फेयर में, तो टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, या टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है। टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल, ये मैंने पिछले ही स्लाइड में पढ़ाया आपको। लैप्स रेट क्या होता है कि विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड योर टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। आप ट्रोपोस्फेयर से ऊपर गए, आपका टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि ट्रोपोपॉज आपका बहुत ही ठंडा लेयर होता है, तो यहाँ पे एकदम टेम्परेचर अप टू -60 टू -80 डिग्री तक वेरी करता है। फिर ट्रोपोस्फेयर के बाद अगला लेयर कौन सा है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में आप देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि इसमें, बच्चों, इसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ओजोन लेयर का क्या फंक्शन है? वो यूवी रेस को लेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा और उसको हीट में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे ही आप स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाएंगे, आपका, क्या कहते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यहाँ पे आपके एरोप्लेन्स वगैरह फ्लाई होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं होती है, ठीक है। देन स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोपॉज में कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। उसके बाद हमने पढ़ा था मीजोस्फेयर के बारे में। मीजोस्फेयर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही हम ऊपर जाते हैं मीजोस्फेयर में, जैसे ही हम डिस्टेंस, हम अपना ऑल्टीट्यूड इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि जो भी मीटरॉइड्स वगैरह आते हैं अर्थ में, ठीक है, जो भी अर्थ के ग्रेविटेशनल जोन में आ जाते हैं और अर्थ उसको अट्रैक्ट करता है, वो सब मीजोस्फेयर में आके बर्न हो जाते हैं। मीजोस्फेयर में सारे मीटरॉइड्स आके बर्न हो जाते हैं। फिर मीजोपॉज में कांस्टेंट टेम्परेचर है। उसके बाद हमने पढ़ा था थर्मोस्फेयर का। थर्मोस्फेयर में हमने बताया था कि थर्मोस्फेयर बेसिकली, ये पूरे लेयर को, ये जो दो लेयर है, यहाँ पे बेसिकली दो लेयर होता है। एक नीचे वाला लेयर आइनोस्फेयर, ऊपर वाला एग्जोस्फेयर। आइनोस्फेयर में
आयंस होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज, जिनका काम क्या होता है, वो जो भी आपके रेडियो वेव्स, रेडियो सिग्नल्स होते हैं, वो उनको कैप्चर करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं अर्थ पे दोबारा। आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में अब कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन मतलब सन से जो हमारे हीट एनर्जी आती है उसके बारे में। ठीक है, देखो, द अर्थ रिसीव्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम सन। अर्थ या फिर कोई भी सेलेस्टियल बॉडी अपनी सारी एनर्जी, ठीक है, सन से ही रिसीव करती है। ठीक है, एंड इट रेडिएट्स द एनर्जी बैक टू स्पेस। देखो, अर्थ जो है, ठीक है, ये सपोज करो सन है, सन से हीट एनर्जी ये लेती है, अपना यूज करती है और फिर बाकी बचे हुए एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। ठीक है, अगर नहीं करेगी तो क्या होगा, अर्थ धीरे धीरे गर्म हो जाएगी और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये हॉट बॉल बन जाएगा, हॉट बॉल बन जाएगा, जहाँ पे लाइफ सरवाइव करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो सोलर रेडी जो अर्थ है, ये अपनी सारी एनर्जी सन से लेता है, अपना यूज करता है, उसके बाद एनर्जी को रेडिएट बैक कर देता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसे देखते हैं। सबसे पहले इंसोलेशन, द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ। जो सन से एनर्जी आती है और जो एनर्जी अर्थ रिसीव करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सोलर रेडिएशन। ओह सॉरी सॉरी, उसको हम कहते हैं इंसोलेशन। मतलब जो भी एनर्जी सन से अर्थ में आ रही है उसको हम कहेंगे इंसोलेशन। ये इसका टर्म है। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल प्रैक्टिकल टर्म। दूसरा चीज, एपीहीलियन एंड पेरीहीलियन। देखो, एपीहीलियन और पेरीहीलियन, उन दो पोजीशंस को कहते हैं। देखो, एपीहीलियन जब सन, अर्थ नहीं, जब अर्थ सन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, सबसे ज्यादा दूरी पे होता है, ऑन 4 जुलाई, ठीक है, उस पोजीशन को हम कहते हैं एपीहीलियन। और जब सन और अर्थ सबसे पास होते हैं 3 जनवरी को, उस पोजीशन को हम कहते हैं पेरीहीलियन। समझ आया? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एपीहीलियन वो पोजीशन है जब सन अर्थ से बहुत दूर होगा। ठीक है, बहुत दूर होगा। ये किस समय होता है, ये जुलाई के टाइम में होता है, और अराउंड 4 जुलाई को एज एपीहीलियन पोजीशन फॉर्म होती है। ठीक है, जब अर्थ जो है सन से 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे होगा। पेरीहीलियन जब अर्थ और सन सबसे पास होंगे, ठीक है, उनकी डिस्टेंस सबसे कम होगी, उस पोजीशन को हम कहते हैं पेरीहीलियन। ठीक है, ये कब होता है, ये 3 जनवरी को होता है। इन दो पॉइंट को आप याद करना। अच्छा, इनको याद करने का ना मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, मैंने कैसे याद किया था इसको। मैंने याद किया था, मैंने इससे किया था, पी फॉर पास। मतलब इस समय अर्थ जो है सन के सबसे पास होगा, तो पी फॉर पास मतलब पी फॉर पेरिहिलियन। पेरिहिलियन मतलब सबसे क्लोज वाला जो पोजीशन होगा। ठीक है, और फिर उसका उल्टा है पीहिलियन, सबसे दूर, है ना? तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। वेरिएबिलिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। अब जो हमारे सोलर सन से जो एनर्जी आती है, वो किन किन फैक्टर्स पे वेरी वेरी करती है, उसको डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहला, रोटेशन ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है। रोटेशन ऑफ द अर्थ पे कैसे डिपेंड करता है? तो देखो, जो आपको पता होगा, ड्यू टू रोटेशन, ठीक है, सपोज करो ये सन है, ये अर्थ अपने एक्सेस पे, ठीक है, 6.5 डिग्री के उस पे टिल्टेड है। और ड्यू टू रोटेशन आपको पता होगा कि अर्थ के एक हिस्से पे एक टाइम पे सनलाइट रहती है और दूसरा हिस्सा डार्क रहता है ना? अर्थ जो है, अर्थ का एक पोर्शन में डे होता है, एक पोर्शन में नाइट होता है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो पहले इस चीज पे कि आपकी अर्थ की रोटेशन पे डिपेंड करता है सोलर रेडिएशन, क्योंकि अगर मान लो कि आप उल्टे हिस्से में हो, रात वाले हिस्से में हो, तो आपके यहाँ तो सोलर एनर्जी आएगी ही नहीं, नहीं आएगी ना, क्योंकि यहाँ तो पहुंच ही नहीं रहा है, सारी एनर्जी तो इस वाले हिस्से में चली जाएगी। तो फर्स्ट थिंग।
सेकेंड थिंग, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अच्छा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये होता है बच्चों कि देखो, सपोज करो, देखो आपको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। अब जो अर्थ इक्वेटर पे, सपोज करो ये इक्वेटर है और ये पोल्स है, ठीक है। इक्वेटर पे जो आपका सोलर रेडिएशन आएगा वो बड़े छोटे से एरिया पे ज्यादा रेडिएशन आएगा, और ये वर्टिकल रेज जाएगी, ये टेढ़ी रेज जाएगी, तो ये बड़ा एरिया कवर करेगी, है ना। तो यहाँ पे आपकी हीट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू यहाँ। समझ आया? मैं रिपीट करता हूँ। इक्वेटर पे अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, हमें पता है। तो उससे होता ये है कि जो सन से रेडिएशन जाती है पोलर रीजन में, वो टिल्टेड रेडिएशन जाती है, जिस वजह से बहुत बड़े से एरिया में वो थोड़ी लाइट जाएगी, जो लाइट जाएगी, जो यहाँ से लाइट आएगी ये बड़े एरिया में फैल जाएगी। और वहीं इक्वेटर पे होगा ये कि जो सन से लाइट आएगी वो छोटे से ही एरिया में रहेगी। तो उस वजह से यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है और यहाँ पे गर्मी कम होती है। समझ आया? चलो अगला पॉइंट, लेंथ ऑफ द डे, डे और नाइट, ठीक है। देखो, हमें पता है ड्यू टू रिवॉल्यूशन सीजन्स चेंज होते हैं, है ना। एक टाइम आता है जब दिन लंबे होते हैं, रात छोटी होती है, समर के सीजन में। विंटर्स में आपकी रात लंबी हो जाती है ना। तो उस वजह से जब दिन की लंबाई जब कम ज्यादा होती है, उससे भी आपके सोलर रेडिएशन जो है वो वेरी करता है। अगर मान लीजिए दिन आपका छोटा है तो बहुत कम टाइम आपके पास सनलाइट रहेगी। जब दिन आपका बड़ा है तो सनलाइट बहुत ज्यादा टाइम रहेगी, है ना। तो ये अगला है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर का मतलब, ये जो सन से रेडिएशन आ रही है, देखो हमने पढ़ा है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक एनवेलप होता है प्लानिटरी बॉडी के बाहर गैसेस का। अब अगर मान लीजिए कि आप, बड़ा क्लाउडी सा रीजन है यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया में बहुत क्लाउड है, तो यहाँ पे क्लाउड होने की वजह से जो सोलर रेडिएशन है वो उसको क्रॉस करके आ नहीं पाएगी। इसका आप सबसे अच्छा एग्जांपल ऐसे देख सकते हो। आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम में आपके कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। वहीं जब आप बरसात का मौसम आता है, मानसून आता है, जुलाई अगस्त, उस समय भी अगर मान लीजिए बारिश नहीं भी हो रही है, तो भी आपके कपड़े उतनी जल्दी नहीं सूखते। क्यों नहीं सूखते? क्योंकि भाई आपके वो पूरे आसमान में तो बादल हैं, सूरज की डायरेक्ट रोशनी आ नहीं रही है, तो सोलर रेडी एनर्जी तो कम आ रही है ना, तो उस वजह से कपड़े सूखते नहीं है। तो ये है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। उसका अगला पॉइंट है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट। इसका मतलब कि देखो, हमने देखा है कि हमारा जो अर्थ है इसमें लैंड और सी, लैंड है और ओशन है, ठीक है, कॉन्टिनेंट है और ओशन है। अब अगर मान लीजिए कि, मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आप ना मैप देखना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड मास ज्यादा है। वहां पे लैंड मास ज्यादा होने की वजह से, और यहाँ पे पानी जो है कम है एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर। अच्छा, सदर्न हेमिस्फेयर में पानी ज्यादा है, ओशन बॉडी ज्यादा है, और लैंड मास कम है। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा या आप लोगों को पता होगा कि वाटर जो है, इट हीट्स अ प्लेट, ये देरी से गर्म होता है एज कंपेयर टू लैंड। जिस वजह से अगर मान लो कि यहाँ पे, सपोज करो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहाँ पे, और इसके बगल में सी है, ओशन है, तो यहाँ पे जो लैंड मास गर्म होगा, और एज कंपेयर टू जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्म होगा, इन दोनों में की टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। यहाँ पे ज्यादा गर्म होगा, यहाँ पे कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये गर्म होगा, तो उसको काउंटर करने के लिए सी से कोल्ड वेव्स आएंगी, और यहाँ पे ये लैंड मास ज्यादा है, तो यहाँ पे ये ज्यादा गर्म होगा। समझ आया? जहाँ पे लैंड मास ज्यादा होता है जिस रीजन में, वो रीजन गर्म होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हीटिंग एंड द कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। अच्छा, एटमॉस अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर की हीटिंग और कूलिंग।
ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट कंडक्शन। ये तीन प्रोसेस में डिवाइडेड है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन। ये तीन तरीके हैं जिससे एटमॉस्फेयर अपने आप को गर्म और ठंडा करता है। सबसे पहले देखते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वार्मर टू कूलर बॉडी। मतलब अगर दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है, और इनमें टेम्परेचर डिफरेंस है, ये सपोज करो वार्म है, ये कोल्ड है, तो जस्ट मोमेंट, आपको फिर से डायग्राम बना के समझा। ओके, सपोज करो दो बॉडी, ठीक है, एक ये है और एक ये बॉडी, ये वार्म है, ये कोल्ड है। तो जब हम इन दोनों बॉडी को आपस में कांटेक्ट में रखेंगे तो वार्म से कोल्ड की तरफ तब तक हीट ट्रांसफर होगा जब तक यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाए, यहाँ पे इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाए, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। क्या होता है कंडक्शन? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वार्मर बॉडी टू अ कूलर बॉडी, ठीक है। द ट्रांसफर कंटिन्यूज टिल बोथ द बॉडीज अटेन सेम टेम्परेचर। ये ट्रांसफर तब तक होता है जब तक आपका दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर अटेन नहीं कर लेते हैं। ये पहला प्रोसेस है। दूसरा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो है, ओके, कन्वेक्शन में जाने से पहले मैं आपको कंडक्शन थोड़ा और समझाना चाहता हूँ। कंडक्शन जो है, ये आपका लोअर एटमॉस्फेयर को लेयर को गर्म करने में, हीट अप करने में हेल्प करते हैं। कंडक्शन जो है, ये आपका लोअर एटमॉस्फेयर, जो आपका सपोज करो ये अर्थ है, इसके ऊपर का जो लेयर होगा वो गर्म या ठंडा ड्यू टू कंडक्शन प्रोसेस से होता है, ठीक है। अगर अर्थ में का टेम्परेचर कम है, ऊपर ये ऊपर गैस जो है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो फिर ऊपर से नीचे एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, या वाइस वर्सा, ठीक है। अब कंडक्शन हो गया। अगला टॉपिक है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? एज द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हीट्स अप। अगर मान लो कि सूरज की रोशनी पड़ रही है, ठीक है, कंटिन्यू पड़ रही है, मैंने आपको बताया कि लैंड बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडा होता है, तो लैंड आपकी वार्म हो गई। तो लैंड जब वार्म हो गई तो यहाँ से हीट निकलेगा, ये अपने ऊपर के जो लेयर है, सरफेस है, उसको गर्म करेगा, ठीक है। जब कैसे गर्म करेगा? थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जब कंडक्शन से ये गर्म हो गया, उसके ऊपर की लेयर, ये जो इमीडिएट लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, इसके ऊपर की लेयर्स को गर्म करता है कन्वेक्शन प्रोसेस। कैसे? एज द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हीट्स अप, इट राइजेस वर्टिकली। यहाँ से जैसे ये गर्म होगा, तो टेम तो अर्थ जैसे ये लेयर गर्म हुई, तो ये ऊपर की तरफ उठना शुरू होगा, ठीक है, एंड फॉर्म अ करंट एंड ट्रांसमिट द हीट इन द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, ठीक है। मैं फिर से आपको समझाता हूँ कन्वेक्शन क्या होता है। देखो बच्चों, कंडक्शन समझ आया। अब जब कंडक्शन होता है, जो लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को वार्म करती है, ठीक है, लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को वार्म करती है। अब जैसे ये लोअर लेयर वार्म हो जाता है, तो यहां से रेज ऊपर उठती है, एयर, वार्म एयर ऊपर उठता है, ठीक है। गर्म एयर आपका हल्का होता है, ये ऊपर उठता है, ठीक है, और ये करंट फॉर्म करता है। उससे ये अपने ऊपर की लेयर्स को भी गर्म करता है। कंडक्शन आपका बहुत थोड़े से लेयर को, अपने इमीडिएट लेयर को गर्म कर देता है और कंटिन्यूसली इसे गर्म करता रहता है। अब इससे ऊपर की जो लेयर होती है वो गर्म होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। समझ आया? अगर आपको इसमें थोड़ा सा डाउट है तो आगे वाला जो हम सेकेंड इसका एटमॉस्फेयर का पार्ट टू जब आएगा, तब मैं आपको कन्वेक्शन, तब कन्वेक्शन का जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तब जाके आपको और क्लियर हो जाए। अभी आप इतना समझो कि कंडक्शन से आपका इमीडिएट लेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर की, मतलब सरफेस के ऊपर की जो सबसे कुछ थोड़ी दूर की लेयर है, वो गर्म होती है।
उसके ऊपर की लेयर को गर्म होने के लिए उसके ऊपर की लेयर को गर्म होने के लिए कन्वेक्शन प्रोसेस यूज होता है। ठीक है। कैसे? यहाँ ये गर्म हो गया कंडक्शन से, अर्थ का वो सरफेस के इमीडिएट लेयर, उसके ऊपर आपका कन्वेक्शनल करंट फ्लो होता है और ऊपर की लेयर को गर्म करता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है एडवेक्शन। एडवेक्शन जो प्रोसेस है, एडवेक्शन जो है, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। कन्वेक्शन आपका वर्टिकल मूवमेंट होता है, ऊपर की तरफ गर्म करता है। और एडवेक्शन आपका साइडवेज गर्म करता है। ठीक है। साइडवेज तरीके से आपके गैसेस को, लेयर्स को गर्म करता है। ठीक है। इस इट इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हीट का ट्रांसफर थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इन एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। ठीक है। ड्यूरिंग समर इन इंडिया, लोकल विंड्स कॉल्ड लू, जो लोकल विंड्स हैं लू, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बताता हूँ। लोकल विंड्स जो लू है, वो आउटकम है एडवेक्शन प्रोसेस के। ठीक है। वो एडवेक्शन प्रोसेस का आउटकम होता है। ओके। अब यहाँ पे ये इमेज है। ये इमेज जैसे हम देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। कंडक्शन, सरफेस के ऊपर का थोड़ा बहुत लेयर गर्म करता है। ठीक है। जैसे ये गर्म होता है, देन थ्रू कन्वेक्शन उससे ऊपर की लेयर्स, उसके ऊपर की लेयर वार्म होती है थ्रू कन्वेक्शन। ये करंट, ऐसे ही करंट, ये यहाँ पे करंट फ्लो होता है। ठीक है। करंट फ्लो होता है। एडवेक्शन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर होती है। अब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है, ये हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। आई होप आपको ये तीनों जो प्रोसेस है ये समझ आ गया होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन। अगर समझ नहीं आता है आपको कुछ चीज, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को कभी कोई चीज समझ नहीं आती है, कोई भी आपको लगता है कि सर आप थोड़ा और एग्जाम्पल दे के पढ़ाइए, या जो भी आपके मन में डाउट हो, आप कमेंट्स में लिख दिया करें। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। जो भी आपके जेन्युइन डाउट होंगे मैं उसे कंसिडर करूंगा और फिर अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है? देखो, जो सन से जो सन से आपकी हीट वेव्स आती है, ये शॉर्ट वेव फॉर्म में होती है। ठीक है। ये शॉर्ट वेव के फॉर्म में होती है। अब अर्थ पे आई, अर्थ को गर्म किया, अर्थ ने अपने लिए हीट को यूज कर लिया। उसके बाद जब अर्थ इससे रेडिएट करती है सन को एक्स्ट्रा हीट, तो वो लॉन्ग वेव फॉर्म में रेडिएट करती है। शॉर्ट वेव आती है सन से, अर्थ उसको लॉन्ग वेव के फॉर्म में रेडिएट करती है। ठीक है। अब ये आप इसको याद रखना, इसके बारे में मैं श्योर नहीं, बट CDS 1 2021 में इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आया। ठीक है, तो दोबारा आ सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ओके। अब आते हैं अपना टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है? दिस इज अ ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग अप एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो विथ लॉन्ग वेव रेडिएशन। मतलब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम अर्थ के एटमॉस्फेयर को नीचे से गर्म करते हैं। वो देखो, ऊपर से सन से आया शॉर्ट वेव फॉर्म में, अब अर्थ वार्म हुआ, अर्थ अब नीचे से रेडिएट करता है लॉन्ग वेव फॉर्म में। लॉन्ग वेव फॉर्म में ये हीट वेव्स को रेडिएट करता है। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एक प्रोसेस का नाम है जब अर्थ एटमॉस्फेयर को नीचे से वार्म करता है, नीचे वाले लेयर से गर्म करता है। ठीक है, थ्रू लॉन्ग वेव रेडिएशन, विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन से जब अर्थ नीचे के एटमॉस्फेरिक लेयर को गर्म करता है, उस प्रोसेस को हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वो प्रोसेस है जिसमें अर्थ एटमॉस्फेयर के नीचे की लेयर को वार्म करता है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। ओके। इतना ही है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा।
मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या है। आगे देखते हैं। अगला है एल्बिडो। एल्बिडो, हाँ, आपको पता है इसके ऊपर मुझे अभी भी याद है CDS 2 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको तीन चार चीजों के नाम गिवन थे, बताओ इसमें से मैक्सिमम एल्बिडो किसका होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एल्बिडो क्या है? एल्बिडो जो है, एल्बिडो कैन बी सिंपली डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ हाउ मच lights that hit surface is reflected back without being absorbed। मतलब आपका कितना लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक बिना एब्जॉर्ब हुए, कितनी लाइट आपकी जो टकरा के अर्थ पे टकरा के या अर्थ के ऑब्जेक्ट से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है बिना एब्जॉर्ब हुए, उसको हम उस चीज को हम एल्बिडो कहते हैं। क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द अर्थ विदाउट बीइंग absorbed, ठीक है, is known as albedo। The reflected amount of radiation is called albedo of the earth। अर्थ अब कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करती है उसे हम एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एल्बिडो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सर्फेसेस। अलग अलग सरफेस के लिए एल्बिडो की वैल्यू अलग होती है। अब मैं आपको कुछ दो तीन स्टार मार्क पॉइंट करके बता रहा हूँ, आप इसको अपने नोट्स में उतार लेना। मैं जो आपको ये CDS 2 2021 का क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये वही है। मैक्सिमम एल्बिडो किसकी होती है? व्हाइट स्नो की। व्हाइट स्नो की एल्बिडो इज द मैक्सिमम। मिनिमम एल्बिडो ब्रिक। ठीक है, मैक्सिमम एल्बिडो जो होती है ये व्हाइट स्नो की होती है। इसका मतलब व्हाइट स्नो जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, देखो एक यहाँ पे स्नो है, मैंने इस पे 100 यूनिट सनलाइट थ्रो बैक की, इसके ऊपर मतलब हिट की, इसने केवल 20 यूनिट्स को यूटिलाइज किया, बाकी के 80 यूनिट्स को रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। तो ये जो 80 यूनिट्स है, ये मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ठीक है, ये जो 80 यूनिट्स है ये इसका एल्बिडो होगा, द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज नोन एज एल्बिडो। वहीं जो ब्रिक है, अब मैंने इस पे 100 यूनिट सनलाइट थ्रो की, इसने 70 यूनिट यूज किया, सिर्फ 30 यूनिट को रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। तो द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज नोन एज एल्बिडो। इसने सिर्फ 30 यूनिट रिफ्लेक्ट बैक किया और इसने 80 यूनिट रिफ्लेक्ट बैक किया। तो ये इसका एल्बिडो डिफरेंस आ गया है ना, कि ये इसका एल्बिडो ज्यादा है, ये ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, और ये कम अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। ये मैक्सिमम आप इसको ऊपर जो दे तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इतना ही है एल्बिडो। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। अर्थ एल्बिडो। अर्थ एल्बिडो, अर्थ की एल्बिडो जो है वो 35 यूनिट्स है। मतलब अगर आप 100 यूनिट सनलाइट अर्थ के ऊपर थ्रो करोगे तो अर्थ 65 यूनिट को यूटिलाइज कर लेगी और 35 यूनिट्स को रिफ्लेक्ट बैक करेगी। ठीक है, ये है अर्थ का एल्बिडो मेजर। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो किस वे में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसके बारे में देखें। सबसे पहला फैक्टर है लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस। लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस का मतलब, सपोज करो ये अर्थ है, ये पोल है 90 डिग्री, 66.5, ये वाला लेयर टॉपिक वो आपका, ये आपका आ गया 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जीरो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न 23.5। इधर एक और बनाना पड़ेगा। हम्म,
ये आ गया आपका 66.5। अच्छा, आप लोगों ने कोई चीज पता होगा, या एक आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, या जानते ही होगे आप लोग मैक्सिमम, कि रशिया ना बहुत ठंडी कंट्री है। जैसे रशिया के आप ऊपर जाते हो तो ये बड़ा ही ठंडा एरिया है। ठीक है, ऐसा क्यों है? जितना आप हाई लैटिट्यूड में जाओगे उतना ज्यादा, जितना आप हाई लैटिट्यूड में जाओगे उतना ज्यादा आपका क्या कहते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, जितने आप लोअर लैटिट्यूड में रहोगे उतना ज्यादा आपका टेम्परेचर वहां पे टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। तभी ट्रॉपिकल कंट्रीज में आपका टेम्परेचर, ट्रॉपिकल या अफ्रीकन कंट्रीज में आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऊपर वाले कंट्रीज में। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। तो देखो बच्चों, जैसे हमने सबसे पहले देखा कि लैटिट्यूड डिपेंड करता है कि आप कितने लैटिट्यूड पे हैं, उस हिसाब से हीट डिपेंड करता है कि कितना आपके ऊपर हीट पड़ेगा। अगर आप लोअर लैटिट्यूड पे होंगे तो डायरेक्ट सनरेज आएंगे। डायरेक्ट सनरेज, सॉरी, डायरेक्ट सनरेज आएंगी तो ज्यादा हीट, क्या कहते हैं, तो वहां पे ज्यादा हीट एनर्जी आएगी। ज्यादा हीट एनर्जी आएगी तो वो एरिया ज्यादा गर्म। अब जहां इनडायरेक्ट सनरेज आएगी तो वो बड़े से एरिया में थोड़ा सा सनलाइट, ये एक सन की रे आई, इसने इतना बड़ा एरिया कवर किया, तो यहाँ पे एनर्जी कंपैरेटिवली कम होगी। तो ये आपका लैटिट्यूड डिपेंड करता है, फर्स्ट थिंग, कि टेम्परेचर कैसा होगा। दूसरा, ऑल्टीट्यूड डिपेंड करता है। जैसे हमने पढ़ा था नॉर्मल लैप्स रेट, एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था नॉर्मल लैप्स रेट का। नॉर्मल लैप्स रेट होता है कि जैसे ही आप ऊपर बढ़ते हो अर्थ के में, जितने आप ऑल्टीट्यूड पे जाते हो वैसे ही आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, जितना आप अर्थ के ऑल्टीट्यूड पे जाओगे उतना आपका टेम्परेचर नीचे गिरेगा। ठीक है, तो सेकेंड थिंग, ऑल्टीट्यूड, जितने आप हाइट पे होगे उतना कम टेम्परेचर होगा। तभी जो माउंटेनियस रीजन होता है वहां पे ठंडा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोस्टल और प्लेन के इलाकों से। ठीक है, थर्ड थिंग, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब सी जो होता है ये बहुत ही एक बहुत इन्फ्लुएंस करता है। कैसे करता है मैं बताता हूँ। अब जो आपका सी होता है, सी वाटर लेटली गर्म होता है कंपेयर टू लैंड, और उतना धीरे ये ठंडा होता है। लैंड तुरंत गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है, बट सी धीरे धीरे गर्म होता है और बहुत ही धीरे धीरे ठंडा होता है। जिस वजह से कोस्टल इलाकों में ऐसा होता है कि जब दिन के टाइम आपका लैंड गर्म हुआ, सी ठंडा था, तो सी से कोल्ड वेव्स, वो लैंड आपका गर्म हुआ। ठीक है, और रात के समय जब लैंड आपका ठंडा हो जाता है, जब सनलाइट चली जाती है, तो सी से सी वेव आती है। ठीक है, सी से सी वेव आती है और वो लैंड को ज्यादा ठंडा होने से रोकती है। मतलब आप जितना कोस्टल एरियाज के पास रहेंगे आपका टेम्परेचर डिफरेंस, पूरे आपका डेली टेम्परेचर रेंज बहुत कम होगा। टेम्परेचर रेंज बहुत कम होगा, क्यों? ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ सी। जितना आप पास रहेंगे उतना कम आपका टेम्परेचर डिफरेंस होगा। फोर्थ थिंग, एयर मास एंड ओशन करंट। ये ओशन करंट और क्या है, ये हम जब हम वाटर वाला चैप लेक्चर पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। जो एयर मास और ओशन करंट है, ये आपका अपने सराउंडिंग, अगर वार्म ओशन करंट है तो उसके सराउंडिंग का एरिया गर्म होगा। कोल्ड ओशन ओशन करंट है वहां पे तो उसके सराउंडिंग का एरिया ठंडा होगा। तो ये है आपका फैक्टर्स डिपेंडिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को असर करते हैं। पहला क्या है, लैटिट्यूड, जितने हाई लैटिट्यूड पे उतना ठंडा, जितना लो लैटिट्यूड उतना गर्म। सेकंड, ऑल्टीट्यूड, जैसे ही आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर गिरता जाएगा, नीचे आएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। थर्ड थिंग, डिस्टेंस, जितना आप सी के पास रहेंगे आपका टेम्परेचर उतना, डेली टेम्परेचर रेंज जो होता है आपका, कि हाई और लो टेम्परेचर कितना है एक दिन का, वो उतना कम होगा। सी से दूर जाएंगे आपका टेम्परेचर रेंज बढ़ेगा।
ठीक है, आपका डेली टेम्परेचर रेंज बढ़ेगा। फोर्थ, एयर मास एंड ओशन करेंट्स। तो ये होता है। आगे देखते हैं। अब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अभी तक हम पढ़ रहे थे नॉर्मल लैप्स रेट। क्या पढ़ रहे थे? नॉर्मल लैप्स रेट। ये हमने ट्रोपोस्फेयर में पढ़ा था। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है? नॉर्मल लैप्स रेट होता है कि आप जितना ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे आपका टेम्परेचर उतना गिरता जाएगा। ये पढ़ा था हमने ट्रोपोस्फेयर के कॉन्सेप्ट में, कि जितना हम हाइट पे जाते हैं हमारा टेम्परेचर उतना नीचे आता है, गिरता है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जो है ये इसका उल्टा होता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें टेम्परेचर इंक्रीजेस विद द ऑल्टीट्यूड। जैसे ही आप ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जहाँ के उसको होना चाहिए डिक्रीज। है ना? नॉर्मल लैप्स रेट क्या कहता है? नॉर्मल लैप्स रेट का कॉन्सेप्ट कि आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा। लेकिन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर वाला जब सीन आता है, तब जैसे ही आप ऊपर बढ़ते हैं ऑल्टीट्यूड में जाते हैं आपका टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होता है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में वार्म एयर जो होता है इट लाइज ओवर कोल्ड एयर। नीचे आपका ठंडा एयर मास होगा, इसके ऊपर आपका वार्म एयर मास होगा। तो उससे होगा ये कि जैसे ही आप ऊपर जाते हो तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली होता है कि टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एलिवेशन, जो कि हमने नॉर्मल लैप्स रेट में पढ़ा है। बट ये उसका उल्टा कॉन्सेप्ट है। ठीक है? बट एट टाइम्स नॉर्मल लैप्स रेट इज इन्वर्टेड विच इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है? ये कहाँ कहाँ अकर होता है? इट कैन अकर नियर अर्थ सरफेस एंड अपर ट्रोपोस्फेयर। ये अर्थ की सरफेस पे और उसके ऊपर के ट्रोपोस्फेयर रीजन में, कि वहाँ ये फिनोमिना इसी रीजन में देखने को मिलता है हमें। ठीक है? आगे देखते हैं। ये देखिए, नॉर्मल कंडीशन क्या है कि यहाँ पे आपकी वार्म एयर है। जैसे ही आप ऊपर गए आपका यहाँ पे कूल एयर आया, और उससे ऊपर गए आपका कोल्ड एयर आया। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन के कॉन्सेप्ट में नीचे आपका कोल्ड एयर रहता है, ऊपर जाओगे तो वार्म एयर, और फिर कूल एयर। क्यों? क्योंकि ये जो फिनोमिना है ये ज्यादा, ये अर्थ के पास और अर्थ मतलब ये अर्थ के सरफेस या उससे थोड़े ऊपर के ट्रोपोस्फेयर के रीजन में होता है। ये ज्यादा दूर तक ये फिनोमिना एक्ट नहीं करता। ठीक है? उसके ऊपर से फिर आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन काम करती है। क्या होता है कि अर्थ के सरफेस के पास और उससे थोड़े सी ऊंचाई पे ही ये टेम्परेचर इन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है ये एक्ट करता है। ठीक है? आगे देखते हैं। ओके। अब ये है क्या क्या कंडीशंस है जो कि मैटर करती है और टेम्परेचर इन्वर्जन होनी चाहिए। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहला, लॉन्ग विंटर नाइट्स होनी चाहिए, कि रात ठंडा होना चाहिए और लंबा होना चाहिए। सेकंड, क्लियर स्काई होनी चाहिए। थर्ड, ड्राई एयर नियर द ग्राउंड होना चाहिए। और फोर्थ, काम एंड स्टेबल एयर। इसको देखते हैं डिफरेंट। सबसे पहला कंडीशन है लॉन्ग विंटर नाइट्स का। द हीट इज रेडिएटेड ऑफ ड्यूरिंग द डे। जस्ट मैं ये हटा लेता हूँ। देखो, अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो स्पेशली दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के में जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि एक दिन आपका काफी ठंडा होता है। ठीक है? सपोज करो कि ठंड के मौसम में अभी एक दिन ऐसा आएगा कि जब काफी ठंड हो जाएगी। अगला दिन एकदम नॉर्मल रहेगा, सनलाइट आएगी। बट फ्रॉम थर्ड डे बहुत ज्यादा धुंध होगी। ठीक है? बहुत ज्यादा फॉगी टेम्परेचर होगा, और ये फॉगी माहौल होगा। ठीक है? कंडीशन होगा। और ये 2-3 दिनों तक रहता है। उसके बाद ये फॉग अपने आप घट जाता है। ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से ये चीज होती है। ठीक है? तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है? लॉन्ग विंटर नाइट्स होना चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए, ड्राई एयर नियर ग्राउंड होना चाहिए, और काम एंड स्टेबल एयर कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है? आपका एयर मूव नहीं करना चाहिए, एकदम वहां पे काम और स्टेबल एयर कंडीशंस होनी चाहिए, तब जाके टेम्परेचर इन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है ये एक्ट करता है। ठीक है? इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इसमें है नहीं।
अब इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट ऑल क्लाउड्स आर फाउंड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हमने डिस्कस भी किया है, तो बताओ। तो इसका आंसर है ट्रोपोस्फेयर। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑल वेदर और क्लाइमेट एक्टिविटीज इस रीजन में होती है। ठीक है, तो सारे क्लाउड्स वगैरह आपके ट्रोपोस्फेयर में मिलेंगे। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, हमने पढ़ा था सेकेंड ईयर। वहां पे क्लाउड नहीं होता, तभी वहां पे एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं। ठीक है, गुड। अगला है, द मेन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम 10 किलोमीटर अबव द सरफेस अप टू 50 किलोमीटर। 10 से 50 किलोमीटर की रेंज में जो एटमॉस्फेयर का जो एटमॉस्फेयर होता है, उसका क्या नाम होता है? तो वो होता है बच्चों स्ट्रेटोस्फेयर। मैंने बताया था कि ट्रोपोस्फेयर आपका अप टू 10 किलोमीटर होता है ना, हमने ये सब पढ़ रखा है। स्ट्रेटोस्फेयर 10 to 50 किलोमीटर होता है। थर्मोस्फेयर 50, थर्मोस्फेयर नहीं, मीजोस्फेयर 50 to 80 होता है। और थर्मोस्फेयर 80 to 400 किलोमीटर ऐसा होता है। ये सब हमने पीछे की स्लाइड्स में पढ़ा हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल वेदर फिनोमिना सच एज कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा अकर इन ट्रोपोस्फेयर ओनली। सही है। दिस लेयर कंटेन डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। ओके, देखो, ये जो है, ये बता रहा है कि ऑल वेदर फिनोमिना लाइक कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये ट्रोपोस्फेयर में होता है। ये असर्शन है। रीजन दे रहा है कि इट कंटेन्स डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर। तो इसका जो ऑप्शन है, ये होगा ऑप्शन 4 करेक्ट। अब क्यों होगा, कैसे होगा, थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ, आप समझोगे। जो आपका डस्ट पार्टिकल होता है, सपोज करो नीचे से जो आपकी वार्म एयर उठ के गया, वाटर वेपर उठ के गया, ये डस्ट पार्टिकल के अराउंड जाके ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये डस्ट पार्टिकल के अराउंड जाके ये वाटर वेपर आपका ठंडा हो जाता है। ये उसको ठंडा होने में मदद करता है। तो जब ये ठंडा होता है, तो कंडेंसेशन कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन अकर करता है। ठीक है, ये दो फिनोमिना होते हैं। तो ये असर्शन और रीजन इसका सही है। समझ आया आपको, या मैं एक और बार बताऊं? चलो मैं फिर से बता दूं। डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, इन ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इनका फंक्शन होता है कि ये वार्म एयर मास को, जो वाटर नीचे से इवेपोरेट होके गया है, ये उसके अराउंड जाके उसको ठंडा करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये एज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, अगला, क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर नाइट्स बिकॉज। क्लाउडी नाइट्स गर्म होता है देन क्लियर नाइट्स। क्यों होता है? तो पहला देखते हैं, क्लाउड्स प्रिवेंट एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम ग्राउंड, है ना, ये सही होगा। क्यों? क्योंकि जब क्लाउडी नाइट्स होता है, अगर मान लो कि दिन में आपका नॉर्मल, आपका क्या कहते हैं, इंसोलेशन हुआ है, सो सन लाइट आई है, सन ने एनर्जी प्रोवाइड किया है अर्थ पे। ठीक है, अब अर्थ वार्म हो गई, अर्थ ने अपने लिए एनर्जी यूज कर लिया। अब वो जो बाकी एनर्जी को रेडिएट करेगी, तो सपोज करो इस वक्त यहाँ पे अर्थ के उस पोर्शन में वहां पे क्लाउड्स आ जाए, तो क्लाउड्स उस एनर्जी को रेडिएट नहीं होने देंगे, है ना। तो एनर्जी आपकी वो क्या होता है, वो एस्केप नहीं हो पाएगी, उस वजह से आपका अर्थ गर्म हो जाएगा। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। इट इज हॉटर ऑन क्लाउडी नाइट्स देन ऑन क्लियर नाइट्स बिकॉज। जो क्लाउडी नाइट्स होता है आपका गर्म होता है एज कंपेयर टू क्लियर नाइट्स। ये पिछले क्वेश्चन का ही इसने वर्डिंग चेंज किया है। ठीक है, इसका ऑप्शन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, और मैं, और जो इसका सही आंसर देगा मैं उसको हार्ट रिएक्ट करूंगा उस पर। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है, बट मैं उसके कमेंट पे हार्ट रिएक्ट करूंगा। ये इसका अभी हमने पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ा है। तो इसका बताओगे, विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन आयंस एंड हेल्प्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। कौन सा लेयर होता है? थर्मोस्फेयर। हमने पढ़ा था कि थर्मोस्फेयर में इलेक्ट्रिकली
चार्ज आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो उस वजह से यहाँ से वायरलेस कम्युनिकेशन इजीली हो सकता है। आगे देखते हैं। विच इज द हाईएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच मीटियोर्स बर्न अप आफ्टर एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये मैंने आपके साथ ये जो कॉन्सेप्ट है ये 2 से 3 बार इस वीडियो में डिस्कस किया है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने ध्यान से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप मुझे बताओगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट इन कांटेक्ट। जब दो बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर की आपस में हम कांटेक्ट में लाते हैं, तो क्या डिटरमाइन करती है फ्लो ऑफ हीट। तो इसका आंसर है टेम्परेचर ऑफ बॉडीज। जब एक बॉडी में हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है, कंडक्शन का प्रोसेस है, हमने पढ़ा था ना कि जब एक बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंड बॉडी, जब हम दोनों बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लाएंगे तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वाले बॉडी में आपकी हीट ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो ये है इसका। अगला देखते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय, वेरी सिंपल, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। अच्छा, बैरोमीटर से क्या मेजर करते हैं। बैरोमीटर से बच्चों हम प्रेशर को मेजर करते हैं। एनीमोमीटर से विंड स्पीड एंड डायरेक्शन इससे मेजर होता है, एंड विंड डायरेक्शन इज मेजर्ड। सेस्मोग्राफ, सेस्मोग्राफ तो हमने पिछले लेक्चर में, पिछले से पिछले लेक्चर में, शायद फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है ना। क्या होता है, अर्थक्वेक वेव्स इससे मेजर होती है ना। गुड। ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं। तो रेडिएशन, एडवेक्शन, एल्बिडो, कन्वेक्शन, आंसर नॉट नो। क्या होता है बताओ। इसका आंसर होता है एडवेक्शन। एडवेक्शन में आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में आपका हीट वेव मूव करती है। कन्वेक्शन में वर्टिकल में, इसमें हॉरिजॉन्टल, इसमें वर्टिकल। एल्बिडो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ हीट वेव्स, अमाउंट ऑफ वेव्स इज नोन एज एल्बिडो। ठीक है, अगला देखते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ एनी एरिया। क्या क्या फैक्टर हैं जो किसी एरिया के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओशन एंड करेंट्स, राइट। लैटिट्यूड, डेफिनेटली। ऑल्टीट्यूड, बिल्कुल करता है। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड भी करता है। नेचुरल वेजिटेशन, बताओ ये करता है या नहीं करता है। तो बच्चों ये भी आपका इफेक्ट करता है। अगर कोई एरिया है, वहाँ पे अगर वहाँ पे अगर ट्रीज ज़्यादा होंगी, ट्रॉपिकल रीजन होगा, तो वो भी उसके टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करेगा। तो इसका ऑप्शन होगा आपका 1 2 3 4। नेचुरल वेजिटेशन भी करता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉल, बट नेचुरल वेजिटेशन उतना मेजर रीजन नहीं है, ऑल्दो ये रीजन है बट नॉट अ मेजर रीजन। ठीक है, इस वजह से हमने इसको अपने उसमें नहीं पढ़ा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the most important factor that influences the distribution of temperature on earth। इनमें से क्या सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि अर्थ पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे मेजर रोल प्ले करता है। तो इसका आंसर है इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट वेव्स, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी फ्रॉम सन को हम हीट वेव्स कहते हैं, इंसुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अब आपको कैसा लगा वीडियो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उन्हें, उनकी भी मदद हो सके और उन्हें भी हमारे इस फ्री इनिशिएटिव के बारे में पता चल सके। ठीक है, और बाकी कोई भी आपको कुछ भी डाउट है आप मेरे से
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सारे आंसर्स आपको सारे डाउट आपके सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।